गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की जर्नल एंट्रीज बताई थी कि किस किस तरह से आप डिबेंचर को इश्यू कर सकते हो, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, और अगर इंस्टॉलमेंट्स में अगर पैसा मिलता है या फिर आपको एक साथ सारा पैसा मिलता है तो कैसे अपन उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर अपन उससे आगे बढ़ते हैं और इससे आपको जो है किताब के क्वेश्चन स्टार्ट करने का जो है मौका मिलेगा अब, क्योंकि ये टॉपिक मिलाते हुए इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का जो है वो आपके पार्ट 7 में आता है। यूजुअली इश्यू ऑफ डिबेंचर की जो नॉर्मल एंट्री होती है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, तो वैसे क्वेश्चन इस लेसन में मुश्किल से आते हैं क्योंकि वो शेयर के अंदर जो है बन जाते हैं। तो इसके अंदर ये जो क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर सेकंड और थर्ड क्वेश्चन, उसके लिए ये कंटेंट है। तो इसकी थ्योरी और इसकी एंट्री क्या होती है और जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको इसमें आज बताऊंगा। तो देखिए कि इसकी जो हेडिंग है वो है कि पूर्व निर्धारित शर्तों पर ऋण पत्रों का निर्गमन, मीन्स कि इंग्लिश में इसको कहेंगे कि इश्यू ऑफ डिबेंचर विथ टर्म ऑफ या विथ कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। दैट मीन्स कि रिडम्पशन के समय ही ये आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हो कि जब आप रिडम्पशन करोगे डिबेंचर का तो आप किस तरह से उसको पेमेंट करोगे, जितने का है फेस वैल्यू का है उतना ही पेमेंट करोगे या फिर आप उसको जो है ज़्यादा पेमेंट करोगे फेस वैल्यू से ज़्यादा, यानी कि जैसे 100 रुपीज़ का डिबेंचर है तो आप 110 रुपीज़ दोगे, वो कहलाएगा प्रीमियम। लेकिन कौन सा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है जो हम शेयर को या डिबेंचर को इश्यू करते समय हमको मिलता है, और अगर हम देते समय प्रीमियम देते हैं तो वो रिडम्पशन का प्रीमियम कहलाता है। और बिल्कुल दोनों अपोजिट है कि इश्यू पर जो आपको प्रीमियम मिलता है वो आपके लिए कैपिटल प्रॉफिट है, और जबकि रिडम्पशन पे आप जो देते हो प्रीमियम वो आपके लिए कैपिटल लॉस है। और वैसे इनकी आपस के अंदर एक कोरिलेशन ज़रूर होता है, क्योंकि जो इशू के समय आपको जो प्रीमियम मिलता है वो रिडम्पशन के समय की प्रीमियम के लिए वापस काम में लिया जा सकता है। ये वन ऑफ द बेस्ट चॉइस होती है कि जब रिडम्पशन पे प्रीमियम आपको देना हो तो इशू पर जो प्रीमियम मिला है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी के साथ यूज़ में लिया जाता है, और अगर उसके ना होने पर फिर हम अपना रेवेन्यू प्रॉफिट वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि P&L, जनरल रिजर्व, ETC जो है वो काम में लिया जा सकता है, जो आपने लास्ट ईयर प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन के टॉपिक में ये चीज़ें पढ़ी भी है। अब देखिए कि इस कंडीशन के अंदर जो फर्स्ट है तो इसमें क्या करना है आपको इशू के समय। तो पहले तो एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि इशू ऑफ जो डिबेंचर है और ये जो पॉइंट है कि कंडीशन ऑफ रिडम्पशन जो है वो अपन इसको मिक्स करें, तब इशू की एंट्रीज़ को आप बिल्कुल भी उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होगा। अगर एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट जो दो एंट्री का पेयर आपने सीखा है लास्ट वीडियो में, जिसका मैंने क्वेश्चन करके भी बताया था, तो वो एंट्री तो आपको सेपरेटली करनी ही करनी है, तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर कुछ कंडीशन होगी जिसमें आपको इस टॉपिक के लिए अलग से एंट्री करनी है तो वो अलग एंट्री अपन कर सकते हैं, और नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी तो खाली इशू वाली एंट्री हम कर देंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो इस कंडीशन में कि जब आप 100 रुपये का डिबेंचर था और आप 100 रुपये ही उसको दोगे तो फ्यूचर में आपको ना तो कोई लॉस हो रहा है ना कोई प्रॉफिट हो रहा है। तो जब प्रॉफिट या लॉस आपको हो ही नहीं रहा है तो फिर आप किस बात की एंट्री करेंगे? आप इसमें कोई भी एंट्री नहीं कर सकते। और ये ध्यान रखिएगा कि इशू आपने कैसे किया है उसका रिडम्पशन के समय से कोई लेना देना नहीं होगा। जैसे आपने पहले 100 में इशू किया था, चाहे 90 में किया था, चाहे 110, तो आप वापस अगर पेमेंट 100 कर रहे हैं तो उसमें ये ना सोचें कि 100 का 100 दिया तो नुकसान नहीं हुआ, 90 का 100 दिया तो 10 रुपये का नुकसान हो रहा है, और 110 में इशू करके 100 दिया तो 10 का फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है। आपको इन दोनों के बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं लानी है। आपको सिर्फ यही सोचना है कि डिबेंचर 100 का था और मैं अब उसको जो पेमेंट कर रहा हूँ वो कैसे कर रहा हूँ, 100 में कर रहा हूँ या 100 से कम में कर रहा हूँ या 100 से ज़्यादा में कर रहा हूँ। तो केवल उसी चीज़ को आपको जो है ध्यान में रखना है। अब देखिए, जब आप ट्रांजैक्शन जो आप कर रहे हो उसमें किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट आ ही नहीं रहा है, कोई ना फ़ायदा है या नुकसान, तो इस कंडीशन में कि अगर डिबेंचर आपका रिडीमेबल हो वापस फ्यूचर में किस पर, एट पार, तो कोई प्रविष्टि नहीं करेंगे अपन, नॉट एनी एंट्री विल बी रिक्वायर्ड या विल बी रिकॉर्डेड। तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखिए। सेकेंड पॉइंट, बट्टे पर शोधनी है डिबेंचर रिडीमेबल एट डिस्काउंट। तो देखिए कि आपने, वैसे तो ये बड़ी ऑकवर्ड कंडीशन होती है कि कोई व्यक्ति जो है पहले डिबेंचर को आपने अगर उससे 100 रुपये उससे लिए हैं और अब आप जब दे रहे हो तब 100 की जगह कितना दे रहे हो, उसको 90 रुपीज़ दे रहे हो, कम दे रहे हो 10 रुपये। तो ऐसा प्रैक्टिकली तो कम होता है कि कोई व्यक्ति जितने में डिबेंचर्स को जो है कंपनी को जो है देगा और वापस जो पैसे लेगा कंपनी से तो उससे वो कम पैसे लेगा, ऐसा होता नहीं। लेकिन जब पढ़ते हैं तो अपन को सारी चीज़ों का एजम्पशन पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है
किसी रीज़न से भी हो सकता है, कंपनी की मजबूरी भी हो सकती है कि कंपनी जो है वो ज़्यादा पैसा नहीं है कंपनी के पास तो उनको कम पेमेंट करे। तो जो भी हो अपन को ये पता होगा कि भाई अपन अगर डिस्काउंट पर अगर रिडम्पशन करें या डिस्काउंट पर रिडम्पशन करेंगे तो उसके लिए अपन को क्या इशू के समय क्या करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। तो देखिए मैंने इसमें लिखा है, पहले तो मैं पढ़ के बता देता हूँ कि निर्गमन के समय इसकी कोई प्रविष्टि नहीं होगी क्योंकि लाभ प्राप्त होने से पूर्व नहीं लिखा जा सकता। दैट मीन्स कि नॉट एनी एंट्री विल बी डन एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर बिकॉज फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। तो मतलब अकाउंटिंग के अंदर हमारी एक कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट है जो हमको ये कहती है कि अगर आपको जो है फ्यूचर में प्रॉफिट होगा ऐसा मानकर आप कभी ना तो प्रॉफिट को रिकॉर्ड करें ना उसका यूज़ करें, लेकिन अगर फ्यूचर में लॉस होगा तो उसके लिए पहले से आपको प्रोविज़न बना के रखना है, अगर वो एक्सपेक्टेड है तो भी। लेकिन ये तो एक्सपेक्टेड भी नहीं है बल्कि ये तो सर्टेन एक तरह का है कि भाई नुकसान तो आपको होगा ही होगा या फ़ायदा तो आपको होगा ही होगा, क्योंकि आप पहले से ही कंडीशन डाल के इशू कर रहे हो। तो जब अगर आप डिस्काउंट दोगे फ्यूचर में और 100 रुपये का डिबेंचर होगा और 100 की जगह अगर आप 90 रुपीज़ दोगे तो 10 रुपीज़ का आपको क्या होने वाला है, प्रॉफिट। लेकिन हम इस प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। अकाउंटिंग की कॉन्सेप्ट इसमें आड़े आती है कि आप प्रॉफिट जो एक्सपेक्टेड है उसका नहीं लिखा जोखा कर सकते जब तक कि वो प्रॉफिट वास्तव में आपको प्राप्त नहीं हो जाता। तो दैट मीन्स कि ये कंडीशन भी अपने आप में आपके ईजी ही हो गई कि अगर डिस्काउंट पर अगर आप रिडम्पशन करोगे फ्यूचर में तो आपको कोई एंट्री करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज आप इसकी एंट्री कर ही नहीं सकते। तो बस आपको अपनी इशू की जो 2 एंट्री है, एप्लीकेशन रिसीव और एप्लीकेशन ट्रांसफर्ड, बस वो 2 एंट्री आपको इसके अंदर करनी है। और अब इसका लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है ये होता है कि ऋण पत्र प्रीमियम पर शोधनीय है, यानी कि डिबेंचर है वो रिडीमेबल है एट प्रीमियम। तो देखिए आपने पहले से ही कह रखा है कि जब मैं डिबेंचर का रिडम्पशन करूँगा कंपनी की तरफ से तो आपको जो पैसा मिलेगा वो हमेशा ज़्यादा मिलेगा जितने में आपने डिबेंचर को इशू किया है। दैट मीन्स कि अगर 100 रुपये का डिबेंचर है तो आप 100 रुपये की जगह उनको कितने रुपए देने वाले हो, 110 रुपये। तो ये जो 10 रुपये आप ज़्यादा देने वाले हो ये कंपनी के लिए एक सर्टेन फ्यूचर लॉस है और इसके लिए कंपनी को पहले से प्रोविज़न करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के लिए या किसी भी बिज़नेस के लिए ज़रूरी है कि अपने फ्यूचर लॉसेस के लिए पहले से प्रोविज़न करके रखे, अदरवाइज़ उसको जो है उस लॉस को बियर करने में बाद में परेशानी होगी। तो पहले जो लिखा वो बता देता हूँ कि यह एक पूर्व निर्धारित पूंजीगत हानि है, अतः इसके लिए निर्गमन के समय आपको आयोजन की प्रविष्टि करनी पड़ेगी। इट इज़ अ सर्टेन फ्यूचर लॉस सो वी हैव टू मेक अ प्रोविज़न और इट एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो इसके लिए आपको प्रोविज़न बना के रखना पड़ेगा कब, जब डिबेंचर को आप इशू करो। तो जब आपको पता है कि जब आप डिबेंचर का रिडम्पशन करोगे तो उस समय आपको डिबेंचर के लिए जितना पैसा आपको पहले मिला था या जितनी उसकी फेस वैल्यू उससे ज़्यादा देना पड़ेगा। तो जो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा वो हानि बिल्कुल फिक्स हो चुकी है कि वो लॉस तो आपको हुआ है तो उसका आपको पेमेंट करना ही करना है। तो इसके लिए अपन डिबेंचर के इशू के टाइम ही पहले से एक प्रोविज़न की एंट्री करके रखेंगे, जिससे कि फ्यूचर में फिर ये जो आपको नुकसान होने वाला हो तो उस समय आपको इसके लिए अलग से कोई पैसे की मैनेजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए एंट्री क्या होती है कि अगर आप प्रीमियम पे रिडम्पशन करने वाले हो तो इसके लिए एंट्री ये होती है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। प्रैक्टिकली इसका मतलब हुआ है कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के डिबेंचर को इश्यू करते समय आपको लॉस हुआ है और उसका रीज़न क्या है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, यानी कि जब आप रिडम्पशन करोगे तो आपको उसके लिए जो है उसके ऊपर प्रीमियम भी देना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं बताऊं आगे इसी लेसन में आपके क्वेश्चंस में भी काम आएगी कि ये जो लॉस है इसको कंपनी डिबेंचर के रिडम्पशन करने से पहले राइट ऑफ कर देती है। जैसे कि आप कह रहे हो कि मैंने 5 साल के लिए अगर डिबेंचर को इश्यू किया तो आपको 5 साल के अंदर अंदर इस डिस्काउंट के लॉस को राइट ऑफ करके उसको ख़त्म करना पड़ेगा। और ये जो प्रीमियम का अरेंजमेंट आपके हो गया तो अभी अपन ने इसको क्रेडिट किया है, जब अपन पेमेंट करते हैं तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट और ये प्रीमियम भी डेबिट होगा और टू डिबेंचर होल्डर। मान लीजिए कि 100 की जगह अगर 110 रुपये दे रहे हैं तो डिबेंचर 100 रुपीज़ डेबिट होगा, प्रीमियम 10 रुपीज़ डेबिट होगा, टू डिबेंचर होल्डर में 110 रुपये आएंगे और डिबेंचर होल्डर टू बैंक करके उसका अपन को पेमेंट करना है। तो अब देखिए सारी चीज़ों को अभी जो मैंने बताई है उसको रिवाइज़ अगर मैं करूँ तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि रिडीमेबल एट पार हो तो आपको कोई एंट्री नहीं करनी है, रिडीमेबल एट प्रीमियम हो तो भी आपको कोई एंट्री नहीं करनी है, लेकिन अगर डिबेंचर रिडीमेबल एट प्रीमियम हो तो ही आपको ये लॉस वाली एंट्री जो है वो इसके अंदर करनी है। तो ये सारा थ्योरी जो मैं लिखा रहा हूँ तो आप इसको नोट करते रहिए कॉपी के अंदर
तो जिससे आपको थोड़ा ध्यान रहेगा। और बुक के अंदर तो जैसे थ्योरी दे ही रखी है, लेकिन मैंने शॉर्ट में लिखा है, अगर 7 नंबर तक का भी क्वेश्चन आता है तो आप जितना लिखा है उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे या इसमें कोई छोटा बड़ा एग्जाम्पल इसके साथ सेट कर देंगे तो आराम से आप जो है 7 नंबर के क्वेश्चन के लिए 1-1.5 पेज का जो है आपकी जो रिक्वायरमेंट रहती है वो इसमें पूरी हो जाएगी। अभी इसके अंदर वापस इसको बोर्ड को जो है मैं क्लीन करके आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है इसके क्वेश्चन जो है वो आपको एक क्वेश्चन में करके बता दूंगा और दूसरा क्वेश्चन फिर आप इसके अंदर होमवर्क में भी कर सकते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन होमवर्क में देंगे तो उस क्वेश्चन की मैं पिक्चर जो है आपके ग्रुप में भी डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। उसमें मोस्ट प्रोबेबली मैं इंग्लिश में ही लिख पाऊँगा टाइप करके, तो वहाँ से आप देख सकते हैं और अदरवाइज़ ग्रुप के अंदर उसकी पिक्चर भी सेंड कर दूंगा और अगर ज़रूरत पड़े किसी को प्रॉब्लम होगी तो उसका सोल्यूशन भी आपको मैं भेज दूंगा। थैंक यू।